मैं वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज। यह क्लास बीए पार्ट थर्ड ओल्ड कोर्स के लिए है, जिनका सेशन 2017 से 2020 रहा है। हालांकि सेशन पे मत जाइएगा, बट ये ओल्ड कोर्स बीए पार्ट थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग अकबर के राजपूत नीति पर फोकस करेंगे। इसके पिछले वीडियो आपको हमने सेंड किया है, जिसमें मुगल प्रशासन, शेर शाह सूरी का प्रशासन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। और हालांकि यह एमए के बच्चों के लिए भी शूट किया गया था, इस वीडियो को बनाया गया था, परंतु यह मैटर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उस वीडियो को जो आपको हमने सेंड किया है उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत अकबर की राजपूत नीति। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। राजपूत मुगल सम्राट के शक्तिशाली शत्रु माने जाते थे, लेकिन मुगल व्यवस्था में शामिल कर लिए जाने के बाद इन्होंने एक मजबूत सहयोगी की तरह मुगल सम्राट की सेवा की। वास्तव में इस नीति को हम केंद्रीकृत राज्य के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। उपरोक्त कारक के अतिरिक्त इसने एक संयुक्त शासक वर्ग के निर्माण की आवश्यकता का भी अनुभव कराया। हाल ही में कौफ महोदय की पुस्तक आई, जिसका नाम है नानकर, राजपूत और सिपाही। कौफ की पुस्तक नानकर, राजपूत और सिपाही में मुगल व्यवस्था में राजपूतों को शामिल किए जाने की अनिवार्यता पर बल दिया है और कहा है कि इसमें मुगलों की पहुंच भारत के विस्तृत सैन्य बाजार तक हो गई थी। अर्थात मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में राजपूतों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। सर्वप्रथम राजपूतों के बीच की अनेकता मुगलों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। राजनीतिक रूप से वे बिखरे हुए थे। इस राजनीतिक विखंडन के कारण ही आक्रमणकारी मुगल इनके समूचे क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल हो गए। राजपूतों के बीच व्याप्त व्यक्तिगत शत्रुता एवं ईर्ष्या के कारण मुगलों के एक केंद्रीय विरोधी का सामना नहीं करना पड़ा। जिन राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ सहयोग करना स्वीकार किया, वे ही अपनी स्थिति को बनाए रख सके, परंतु इन्होंने अपनी स्वाधीनता पर्याप्त मात्रा में खो दी। धीरे धीरे अन्य राजपूत सरदार मुगल व्यवस्था में भी शामिल होते चले गए। तो एक क्रम में जिन राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ समझौता कर, संधि कर उनका सहयोग प्रदान करने की कोशिश की, सहयोग करने के लिए अनुशंसा की, वादा किया, उनके प्रशासन, उनका राज व्यवस्था लगभग बचा रह गया। परंतु अन्य जो मुगल से लड़ने का वादा किया, लड़ने का ठान लिए, उनका प्रशासन कहीं न कहीं तहस नहस देखने को इतिहास में मिलता है। विंसेंट ए स्मिथ ने अकबर की तथाकथित राजपूत नीति के उद्देश्य के संबंध में इसे राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम बताया है। स्मिथ ने बताया कि अकबर की तथाकथित राजपूत नीति थी, उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम के रूप में सामने आता है। इसके लिए इसने 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण का उदाहरण स्मिथ ने प्रस्तुत किया, जो एक निर्धन क्षेत्र के रूप में उस समय था। यद्यपि राजनीतिक लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु यह भी सत्य है कि अकबर हिंदू प्रजा को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहता था। इसके लिए उसने हिंदू प्रजा को मुसलमानों की बराबरी का दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त धार्मिक सहिष्णुता, जन कल्याण अकबर के नीति निर्माण के प्रमुख प्रेरक तत्व रहे थे। यह एक विचारधारा है, यही सत्य नहीं है या यही असत्य है, ये अलग बात है, परंतु स्मिथ की विचारधारा के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि अकबर
हिंदू शासकों को या हिंदू जनता को, प्रजा को प्रशासन के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करता था या किया था। और उसने मुसलमान जो मनसबदार थे, ओहदेदार थे, उनके बराबर हिंदुओं को भी बराबर का मनसब या उससे अधिक का मनसब प्रदान किया था, ताकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना की जा सके, किसी को किसी से कोई दिक्कत न हो। हालांकि इसका दूसरा परिणाम भी इतिहास में देखने को मिलता है। अकबर की राजपूत नीति दरअसल या वास्तव में नौ साम्राज्यवाद का परिणाम कहा जा सकता है। राजपूतों के साथ अकबर के संबंध, उनके विरुद्ध अभियान तथा उन्हें मुगल संप्रभुता के अधीन लाने की इच्छा एवं राजपूतों के साथ व्यवहार में राजपूत विद्वेष के अभाव को नौ साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। अर्थात जो राजपूत अकबर से सीधे सीधे समझौता कर लिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार, जो नहीं किए उनके साथ युद्ध की रणनीति, और कुछों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके, विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करके साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। यहाँ हम अजमेर की भौगोलिक स्थिति एवं सामरिक भूमिका को समझ सकते हैं। अजमेर राजपूत शक्ति के केंद्र में अवस्थित था। अरावली के दोनों ओर के मैदानों तक पहुँचने के लिए इस पर नियंत्रण करना आवश्यक था। मुगलों ने साम्राज्यिक विस्तार के लिए इसकी महत्ता को शुरू में ही समझ लिया था। राजपूतों के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों से मुगलों की सफलता आसान हो गई। अबुल फजल ने लिखा है कि जमींदारों का विश्वास था कि जमींदारों का विश्वास प्राप्त करने के लिए उनके साथ यानी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों की नीति हुमायूं के समय से ही प्रारंभ हो गई थी, न कि अकबर के समय से। अबुल फजल आईन अकबरी में लिखते हैं कि जमींदारों का विश्वास प्राप्त करने के लिए उनके साथ यानी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों की नीति जो थी हुमायूं के समय भी शुरू हो गई थी। अकबर ने इसका विस्तार किया, उसको और सुदृढ़ बनाया और इसे अस्थायी रूप या स्वरूप देने की कोशिश करी। प्रारंभ में लड़कियों का डोला भेजा जाता था तथा विवाह पश्चात वे अपने परिवार में दोबारा नहीं लौटती थी। अकबर ने इससे अलग नीति अपनाई, मतलब यह हुमायूं के आसपास तक था। अकबर ने इससे अलग नीति अपनाई। उसने अपनी पत्नियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की एवं उनके पिताओं एवं संबंधियों को मुगल दरबार में ऊंचे पद प्रदान किए। यह एक दूरगामी और महत्वाकांक्षी सोच का परिणाम था। यह सोच कहीं न कहीं अवगत कराता है कि अकबर कितना दूरगामी सोचता था कि राजपूत की लड़कियों से शादी उसने की, शादी संबंध, विवाह संबंध बनाए और उनके पिता तथा उनके जो संबंधी थे उसको मुगल दरबार में, मुगल साम्राज्य में ऊंचे पद प्रदान करके कहीं न कहीं अपने प्रशासन को और मजबूत प्रदान किया। उदाहरण स्वरूप राजा भारमल को मुगल दरबार में ऊंचा पद दिया गया और उसके पुत्र भगवान दास को 5000 का मनसब तथा पौत्र मान सिंह को 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था। यह पदवी मान सिंह के अतिरिक्त अकबर के सौतेले भाई अजीत कुका को भी प्राप्त हुआ था। परंतु अकबर ने वैवाहिक संबंध पर पूर्ण रूप से बल नहीं दिया। रणथंभौर हड़ाओं के साथ अकबर के वैवाहिक संबंध नहीं थे, परंतु इन्हें अकबर का विश्वास प्राप्त था। इसी प्रकार सिरोही तथा बांसवाड़ा के राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध कायम नहीं किए, जिन्होंने बाद में समर्पण कर दिया। इसके अतिरिक्त उसकी राजपूत नीति व्यापक धार्मिक सहिष्णुता पर की नीति से जुड़ी हुई थी या उस पर आधारित थी। 1564 में इसने जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया एक प्रकार का कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसका प्रयोग कभी कभी उलेमाओं द्वारा गैर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए भी किया जाता था। यानी जजिया का प्रयोग कभी कभी उलेमाओं द्वारा गैर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए भी किया जाता था। इसके पूर्व ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर
युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन की प्रथा को समाप्त कर कर कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ मुगल साम्राज्य को और मजबूती प्रदान करने की कोशिश की थी। लेकिन कभी कभी विजयों के लिए क्रूरता एवं धर्म का ही सहारा पर्याप्त नहीं होता है। जैसे चित्तौड़ पर आक्रमण करते समय इसने जिहाद का नारा दे डाला। राजपूतों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, हालांकि इसे दोहराया नहीं गया। यह उल्लेखनीय है कि अकबर ने अतिराज्यता का पर बल दिया, न कि संप्रभुता पर। चित्तौड़ के पतन के बाद अन्य राजपूत शासकों ने भयभीत होकर समर्पण करने की कोशिश करी। जैसलमेर एवं बीकानेर ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए, लेकिन एकमात्र मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और संघर्ष करता रहा। मेवाड़ वही जहां के राजा महाराणा प्रताप सिंह थे। यह सत्य है कि महाराणा प्रताप ने वीरतापूर्ण प्रतिरोध किया एवं अकबर के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन वास्तव में अन्य राजपूत राज्यों पर इसका खास असर नहीं हुआ, जिन्होंने यह महसूस किया कि तत्कालीन परिस्थितियों में छोटे राज्यों के लिए अपनी स्वाधीनता बनाए रखना संभव नहीं है। इन राजाओं को काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान करके अकबर ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो इसके लिए हानिकारक नहीं था, बल्कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह सहायक था। गुजरात से अपनी आपूर्ति बनाए रखने के लिए अकबर ने मारवाड़ को सीधा मुगल नियंत्रण में रखा और उसके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर की राजपूत नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्रीय मुगल सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता था। अर्थात मुगल साम्राज्य का राजपूत राज्यों में या साम्राज्य के अंतर्गत बहुत कम स्तर पे किस तरीके का हस्तक्षेप रहता था। संपूर्ण समर्पण के बाद राजपूत सरदारों को उनके अपने क्षेत्र वतन जागीर के रूप में प्रदान कर दिए जाते थे। राजपूतों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता, वतन जागीर प्रदान करने, मुस्लिम सरदारों के साथ बराबर का दर्जा देने और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बावजूद अकबर राजपूत शक्ति को नष्ट करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। इसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें राजपूत एकजुट नहीं हो सकते थे और धीरे धीरे अकबर ने सभी राज्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अकबर एवं राजपूतों के बीच का संबंध सर्वोच्च सत्ता एवं अधीनस्थ सरदारों के बीच का संबंध था। राजपूत राज्यों को मुगल साम्राज्य में एकीकृत कर दिया गया एवं उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखने का अधिकार नहीं था। तकनीकी रूप से राजपूत राजाओं को कोई भी पदवी प्राप्त हो, वे जमींदार से अधिक नहीं थे। इसने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जिसके घेरे से निकलना बहुत मुश्किल था। राजपूतों को मुस्लिम अमीरों का दर्जा प्राप्त हुआ। अकबर ने सल्तनत की उदारवादी व्याख्या करके उलेमाओं के विरोधों को समाप्त कर दिया। उसने उस राजनीतिक कौशल का विकास किया जिसके द्वारा राजपूत जनशक्ति को मुगल साम्राज्य में शामिल करना संभव हो सका। कॉफ ने आगे लिखा है कि विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठापूर्ण एवं आकर्षक उपहारों पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था थी। यद्यपि शेर शाह ने पहले ही इसकी शुरुआत की थी, परंतु मुगलों की विशेषता दूसरे धर्म एवं संस्कृति के कुलीनों को इसमें शामिल करना था। अर्थात अकबर ने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार के राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों के बनाने के पश्चात
उनके जो उनकी पत्नी जो हुई अकबर की, उसको विशेष प्रकार के धार्मिक एवं अन्य उदारता प्रदान की गई, अन्य स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिससे कहीं न कहीं उनके मन में साम्राज्य के प्रति एक उदार भाव का उत्पन्न हुआ। हस्तक्षेप करने से मनाही कर दी। तो इस प्रकार राजपूत के जो रणनीति थी, अकबर के राजपूत रणनीति थी, वाकई में नौ साम्राज्यवाद एवं पुरस्कार एवं दंड के रणनीति पर आधारित है।